गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज दूसरा नवरात्रि का दिन है और हकीकत में नवरात्रि जो है वो साधना के लिए है। हमने खाली उसको एक रिचुअल या फेस्टिवल बना दिया है, पर वो खाली फेस्टिवल नहीं है, वो साधना के लिए है। तो वो ध्यान में रखना चाहिए और खास करके इस समय जितना आप ज्यादा जब तक कर सकते हैं गायत्री का अभ्यास और थ्री स्टेप का अभ्यास। और अगर गायत्री ना हो सके तो दिन भर में थ्री स्टेप राधे कृष्ण के साथ या फिर आपको जिस तरह चाहे इस तरह थ्री स्टेप का अभ्यास। तो ऐसे जब मौके आते हैं तो एक आगे से संकल्प अंदर हो जाना चाहिए कि इस 9 दिन को मैं व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। जिस तरह रोजाना रूटीन जिस तरह हम जीते हैं और जो क्रियाएं करते हैं इससे अलग कुछ ये 9 दिनों में हम करेंगे। और जो लोग को गायत्री करते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो राधे कृष्ण के साथ थ्री स्टेप दिन में जितना हो सके इतना करो। और अगर किसी को राधे कृष्ण की का भी परहेज है तो खाली थ्री स्टेप करो। पर एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ये 9 दिन क्या होते हैं क्या है एक्चुअली प्रकृति के अंदर कुछ वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं और इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ऐसे साल में कई समय आता है जबकि प्रकृति वो उसका वाइब्रेशन बढ़ा देती है, हवा के अंदर तरंगे वाइब्रेशन छोड़ती है। तो उसका अगर हम फायदा लेते हैं किसी भी तरह, कोई साधना की पद्धति द्वारा या कोई सी जब तब द्वारा, तो वो हमारे अंदर एक एक परमानेंट रूप में वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो इसीलिए ये दिनों बहुत महत्व के हैं। तो 2 दिन तो हो गए हैं, फिर भी अभी 7 दिन 6 दिन बाकी है। तो हो सके तो जरा ज्यादा प्रयत्न कर लेना ये 6 7 दिन। और थोड़ी जैसे कोई बिजनेस करता है तो उसकी कमाने की एक सीजन आती है। कई लोगों का दिवाली आती है तो एक कमाने का एक टाइम आ जाता है अर्निंग का। या कई लोगों को शादी के वगैरह के प्रसंग होते हैं उसमें कमाने का एक मौका मिल जाता है, अर्निंग। तो इसी तरह साधक को भी ये ध्यान में रखना है कि मेरा अर्निंग स्पिरिचुअल अर्निंग मैं कहाँ से करूँ, किस तरह करूँ। और इस तरह जब प्रकृति मौका देती है तो हमें स्पिरिचुअल अर्निंग थोड़ा कर लेना है, थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा देना है ताकि वो आगे जाके साल भर में काम लगे। और इसीलिए तावरिया जी ने अलग अलग क्रियाएं पद्धति एक्सरसाइज सब कुछ बताया है। लास्ट टाइम हमने एक खास इम्पोर्टेंट चीज देखी थी, प्रिज्म। इसी तरह उन्होंने करेक्टिव एक्सरसाइजेस के ऊपर भी बहुत भार दिया है, क्योंकि शुरुआत के समय से जब उन्होंने जो उनकी वो किताबें जो है शुरुआत की पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसके अलग अलग जो वॉल्यूम्स है 3 वॉल्यूम्स, जिसको हम इनर डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। तो उसमें शुरुआत से उन्होंने करेक्टिव एक्सरसाइज का करेक्टिव कहीं करेक्टिव मेथड कहीं करेक्टिव एक्सरसाइज ये शब्द प्रयोग किए हैं। और ये कुछ 8 प्रकार की एक्सरसाइजेस भी उन्होंने दी है। तो वो उनके हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, क्योंकि हमें करेक्शन कहाँ करना है। सबसे पहले तो ये करेक्टिव करना है, मतलब करेक्शन कुछ अंदर करना है। तो करेक्शन कहाँ करना है, हमारे इमोशनल लेवल के अंदर, क्योंकि हमारे सब जो प्रॉब्लम्स है वो इमोशनल प्रॉब्लम है और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम तो बहुत कम है हमारा। जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम इमोशनल प्रॉब्लम है। और इमोशंस को किस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए तावरिया जी ने ये करेक्टिव एक्सरसाइजेज दिए और 8 प्रकार की करेक्टिव एक्सरसाइज दी है। हालांकि अ, उन्होंने एक अलग लिस्ट भी दिया है, उसमें 27 प्रकार की वीकनेसेस बताई है। पर उसमें से मेन 8 प्रकार की वीकनेस के ऊपर उन्होंने ज्यादा विवरण किया है और उसकी एक्सरसाइजेस बनाई है।
तो 27 वीकनेसेस कौन सी है वो भी हम आगे देखेंगे। अब ये करेक्टिव एक्सरसाइज उन्होंने बनाई कहाँ से, किस तरह, तो हम आगे देखेंगे कि पतंजलि ने कुछ योग सूत्र के अंदर कुछ सूत्र दिए हुए हैं जो करेक्टिव रिलेटेड एक सूत्र है, वो भी हम आगे देखेंगे। और उसमें एक सूत्र जो है वो क्लेश है, 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसमें से जो 4 जो है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो 4 जो है वो मेन है, क्योंकि अविद्या से ये सब चारों निकली हुई है। तो ये 4 से हम हमारी सब जो वीकनेसेस बनती है वो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ये चारों से ही बनेगी। चाहे कोई भी वीकनेस हो तो अस्मिता से लेकर होगी, या राग से लेकर होगी, या द्वेष से लेकर होगी, या अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब कि लॉन्गिंग, एक लंबे समय तक रहना, नाश न हो, वो चीज खत्म न हो, ऐसी जो इच्छा है वो अभिनिवेश है। तो ये 4 चीज है, उसके अंदर से ही सब हमारी वीकनेसेस आती है, और इसके ऊपर से ही तावरिया जी ने ये 8 प्रकार की ये बनाई है। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि 8 प्रकार की जो है वो कौन सी है, पहले मैं उनके नाम बता दूं, और उसके बाद में वो कौन से क्लेश के साथ जुड़ी हुई है ये देखेंगे। तो पहली जो करेक्टिव एक्सरसाइज है उसको कहते हैं फियर ऑफ डेथ और करेक्टिव होप। अब देखो, करेक्टिव एक्सरसाइज जो है उसमें क्या है, एक अपोजिट है, क्योंकि पतंजलि का भी जो सूत्र है उसमें एक सूत्र उसने दिया है कि भाई अपोजिट जो है उसको आप उसके ऊपर विचार करो, जो प्रॉब्लम है उसका अपोजिट क्या है उसके ऊपर आप विचार करो और उसके ऊपर काम करो, तो वो जो वीकनेस है वो निकल जाएगी। तो एक फियर ऑफ डेथ है, उसके सामने रखा है होप रखा है। दूसरा है अनहैप्पीनेस, उसके सामने है हैप्पीनेस। तो ये आमने सामने है। फिर आता है डू यू सफर फ्रॉम एनवी और जेलसी। फिर डू यू सपोज यू सफर फ्रॉम हेट्रेड, द्वेष, धिक्कार। डू यू सफर फ्रॉम अनएक्सप्लेन फियर, कोई फियर है पर समझ में नहीं आ रहा है। सपोज टू वीकनेस प्रिडोमिनेंट इज डिसीट ऑफ सम सॉर्ट, कोई हमें कुछ धोखा न दे जाए, कोई हमें बेवकूफ न बना ले, इसके लिए कि जो वीकनेस है वो। फिर आता है एंगर एंड इरिटेबिलिटी, और लास्ट में आता है सेक्स वीकनेस। तो ये 8 प्रकार की जो वीकनेसेस है उन्होंने बताई है। अब उसको हम अगर 4 क्लेश है उसके साथ देखेंगे, तो अस्मिता जो है, अस्मिता का एक रूप है हमारा, जब अस्मिता परवर्टेड होती है तो अहंकार बन जाता है। तो अहंकार के साथ जो है वो एंगर एंड डिसीट, ये दोनों जुड़े हुए हैं। एंगर जो आता है वो जब आदमी का अहम जो है उसको चोट पहुंचती है तो आदमी के अंदर गुस्सा आ जाता है। तो ज्यादातर गुस्सा का कारण जो है वो अहम है, अहम को ठेस पहुंचती है। तो अस्मिता के साथ एंगर एंड डिसीट। डिसीट मैंने कहा इस तरह कोई हमारे साथ छल करता है, फरेब करता है, धोखा करता है, तो भी एक अहंकार को अंदर चोट आती है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, इस तरह। तो वो अस्मिता के साथ जुड़ी हुई है। फिर जो राग है, राग के साथ सेक्स जुड़ा हुआ है और अनहैप्पीनेस, अंदर जो हैप्पीनेस की एक भावना है वो नहीं होती है, तो एक अनहैप्पीनेस जो है वो राग के साथ है, और एक सेक्स का जो अट्रैक्शन है वो भी है। राग मतलब अट्रैक्शन, तो वो सेक्स के साथ है, राग के साथ है। फिर जो द्वेष है उनमें एनवी, जेलसी है, जो ईर्ष्या का भाव है, और दूसरा जो है हेट्रेड, घृणा, वो द्वेष के साथ है। और अभिनिवेश के साथ दोनों फियर है, अननोन फियर है और फियर ऑफ डेथ, ये दोनों फियर अभिनिवेश के साथ है, क्योंकि अभिनिवेश में आदमी मरना
कभी भी नहीं चाहता है, तो उसको हमेशा फियर ऑफ डेथ परेशान करता रहता है। तो ये चार जो है वो क्लेश है, और उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसका बेस जो है वो अविद्या है। अविद्या से ये चारों निकले हुए हैं। और जैसे जैसे ये क्लेश बढ़ते जाते हैं, इस तरह हमारा बंधन बढ़ता जाता है। इस चारों को हम मास्टर कैसेट भी कह सकते हैं, मास्टर कॉपी की, जिसके अंदर से और चीजें निकलती है। तो ये चारों में से और सब वीकनेसेस निकलती है, इसलिए उसको मास्टर कहते हैं। जैसे पहले कैसेट बनाते थे तो एक मास्टर कैसेट होती थी, उसमें से सब कॉपी करते थे। इसी तरह ये मास्टर ये सब वीकनेसेस है। तो करेक्टिव एक्सरसाइज का एक हेतु ये है कि हमने जो आगे चार केंद्र देखा, IESM, उसके अंदर हमारा बैलेंस नहीं है। एक और इंटेलेक्चुअल सेंटर है, दूसरी ओर इमोशनल और सेक्स सेंटर है, और मूविंग सेंटर है, वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो इमोशनल और सेक्स सेंटर का हमारा जोर ज्यादा है। हमने देखा है 2:4:8:2 का रेशियो, जिसमें 2 इंटेलेक्चुअल सेंटर है, 4 जो है इमोशनल सेंटर है, 8 जो सेक्स सेंटर है। तो इमोशन और सेक्स का जो जो है जोर बहुत ज्यादा है, और उसी को कम करने के लिए ये एक्सरसाइजेस जो है करेक्टिव करना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे करके हम IESM केंद्रों के अंदर बैलेंस आएगा, तो हम 2:4:8:2 से 5:2:1 की ओर जा सकेंगे। अब करेक्टिव एक्सरसाइज करने से पहले तो एक कुछ और भी करना पड़ेगा, जिसको तावरिया जी कहते हैं कि ड्रिफ्ट वॉचिंग। क्योंकि आप किस तरह तय करेंगे कि भाई मुझे कौन सी एक्सरसाइज सूट हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मेरे में ये वीकनेस भी है, मेरे में तो ये भी है, ये भी है। तो एक तय करना मुश्किल हो जाता है कि भाई मेरी वीकनेस क्या है, एक्चुअली मैं किस एक्सरसाइज, ये करेक्टिव एक्सरसाइज करूं। तो इसलिए उन्होंने पहले बताया है, और इनर डिसिप्लिन के पहले 3 चैप्टर ही भी उन्होंने ड्रिफ्ट के ऊपर ही लिखे हैं, कि आप ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट मतलब एक विषय के दूसरे विषय के ऊपर जाना। तो जो हमारी वीकनेस होती है, वहां ड्रिफ्ट होके हमारे विचार बार बार जाएंगे। जैसे कि किसी की एक वीकनेस होती है इनसिक्योरिटी, और ज्यादातर लोगों की इनसिक्योरिटी एक वीकनेस होती है। तो ये इनसिक्योरिटी की जो वीकनेस है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बार बार पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी झलकती रहती है। तो उससे फिर हमें पता चलेगा कि इनसिक्योरिटी है, तो उससे रिलेटेड हम ये करेक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन इसमें थोड़ा जरूरी है ड्रिफ्ट के साथ में, कि भाई मेरा बार बार कहाँ मन जाता है, कौन सा विचार, मुझे किस प्रकार के विचार ज्यादा आते हैं। तो जैसे कि कई लोगों को इनसिक्योरिटी में बार बार एक ही चीज को चेक करना, जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो ताला बरोबर लगाया है कि नहीं, या का जो गैस का स्टोव है वो बंद किया है कि नहीं, बार बार उसका एक डाउट होता है, और इनसिक्योरिटी उसमें आ जाती है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के अंदर उसके विचार आते रहते हैं। तो इस तरह हम जब ऑब्जर्व करते हैं तब पता चलता है कि हमारी ये पर्टिकुलर वीकनेस है। कई लोगों को एक गुस्सा बार बार आता है, तो गुस्सा एक अपेरेंटली दिखाई देता है कि भाई गुस्सा है, पर कई बार गुस्से के पीछे भी और कुछ होता है। तो ड्रिफ्ट करने पर ही ये सब सारी चीजें पकड़ में आती है। इसीलिए ड्रिफ्ट का इसलिए तिवारी जी कहते थे कि एक डायरी रखो, और थोड़े दिन तक ड्रिफ्ट वॉचिंग करो, और डायरी के अंदर नोट करते जाओ कि आपको कौन सा विचार आया, कौन सा विचार आया। तो 15 दिन, महीने के अंदर आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप के विचार ही मुझे बार बार आते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये मेरी वीकनेस है, और फिर उसके रिलेटेड आप करेक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैंने जो बताया था कि पतंजलि ने कुछ योग सूत्र के अंदर इसका जिक्र किया है। हालांकि योग सूत्र एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर से हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। अगर कोई समझाएगा कि कौन सा सूत्र, जैसे कि रिदमिक ब्रीदिंग, तो करेक्ट हम योग सूत्र पढ़ेंगे तो डायरेक्ट रिदमिक ब्रीदिंग हमें नहीं दिखाई देगा।
या योग सूत्र पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हमें कोई प्रिज्म का दिखाई नहीं देगा, पर कोई ऐसे अनुभवी होते हैं तावड़िया साहब जैसे, वो बताते हैं कि भाई ये सूत्र है, ये एक्सरसाइज के हैं। तो इसी तरह उन्होंने बताया है कि जैसे कि बुक वन के अंदर 33 जो सूत्र है, जिसके अंदर ऐसा एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, और उसके साथ में सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापी। तो ये एक सूत्र उन्होंने बताया है। तो ये सूत्र एक करेक्टिव के लिए एकदम लागू पड़ता है। उसमें कहते हैं कि चार चीज है और चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उसके साथ किस तरह व्यवहार करना है। देखो, किस तरह व्यवहार करना है ये भी हमें योग चित्र सिखाता है। तो जैसे कि एक सुखी आदमी है, तो सुखी आदमी के साथ आप किस तरह का व्यवहार करोगे, तो कहते हैं कि मैत्री का भाव सुखी व्यक्ति के साथ रखना है। फिर अगर दुखी व्यक्ति है तो उसके साथ करुणा का भाव रखो, उसके ऊपर दया करुणा करो, उसको मदद करो। तो दुखी के साथ करुणा का भाव रखो। फिर अगर पुण्यात्मा है, आप देखते हैं कि कोई अच्छा आदमी है, कुछ कोई साधना कर रहा है, कोई पुण्य का काम कर रहा है, कोई निस्वार्थ समाज सेवा कर रहा है, तो ऐसी व्यक्ति को देख के अंदर मुदिता का भाव आता है। मुदिता मतलब एक हर्ष अंदर आता है, खुशी आती है कि देखो ये आदमी कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम देखकर खुश हो सकते हैं। और जो पापी है, पापी मतलब कि पापी शब्द तो अच्छा नहीं है, पर पापी मतलब जो लोग बार बार कुछ दुष्कृत्य करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, कुछ लोभ लालच में आके कुछ गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति जो है वो उपेक्षा का भाव रखना है। उपेक्षा मतलब इनडिफरेंट, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को के साथ कोई संबंध नहीं होता है हमारा। तो वो एक उपेक्षा का भाव, पर उपेक्षा का भाव में कोई अंदर तिरस्कार नहीं है, घृणा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बहुत खराब आदमी है, ये दुष्ट आदमी है, उसका बुरा होना चाहिए, ऐसा कोई घृणा का भाव नहीं आना चाहिए। नहीं तो वो हमारा साधक का जो हमारा ये है उसके अंदर, साधना के अंदर वो एक रुकावट बन जाता है। तो किसी के प्रति भी दुर्भावना, चाहे वो कितना भी बुरा व्यक्ति हो, दुर्भावना हमारे अंदर कम से कम नहीं चाहनी चाहिए। हम उपेक्षा, इनडिफरेंट इससे हो सकते हैं। तो ये चार चीजें जो है वो आप ये एक सूत्र उसके अंदर दिया है और इस तरह हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा एक सूत्र भी दिया है, जो हमने अभी देखा है, वो 5 क्लेशों का, अविद्या अस्मिता वगैरह का। ठीक है, तो वो एक दूसरा सूत्र तो है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सूत्र है, बुक 2 के अंदर आता है 10वां सूत्र, ते प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म। ये प्रतिप्रसव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसका प्रसव हो गया है, जो वीकनेस बाहर आ गई, उसको प्रतिप्रसव करना है। अभी उसको हमें वापिस ले जाना है। तो इसके लिए ये हम करेक्टिव करते हैं। तो जो जैसे कि एक हमने देखा कि भाई अनहैप्पीनेस है, तो एक हैप्पीनेस जो है, तो जो अनहैप्पीनेस आ गई है उससे विपरीत हम हैप्पीनेस का लाने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रतिप्रसव में एक होता है अपोजिंग मेंटल मेंटल एटीट्यूड। तो हमारा मेंटल एटीट्यूड को हमें उसमें बदलना है। और एक और भी सूत्र है जिस जो है प्रतिपक्ष भावना का है, वो बुक 2 के अंदर 33 सूत्र है। तो वो प्रतिपक्ष भावना मतलब कल्टीवेशन ऑफ द अपोजिट। तो यहाँ हमने देखा ये करेक्टिव एक्सरसाइज में कि फियर ऑफ डेथ, उसके सामने होप रखा है, तो हम एक अपोजिट कल्टीवेशन करते हैं। या अनहैप्पीनेस है तो उसके सामने हैप्पीनेस, तो एक अपोजिट कल्टीवेशन करना है। तो ये सूत्र है, पर करेक्टिव को लिए लागू होते हैं। तो ये तावड़िया साहब ने बताया है, इसलिए हम जान सकते हैं कि भाई ऐसे कुछ सूत्र भी है जो उसे लेके बताए गए हैं। अब हम करेक्टिव जो एक्सरसाइजेस है, उसमें से कुछ 2-3 एक्सरसाइज प्रैक्टिकली देखेंगे। उसमें किस तरह पढ़ना है, क्या करना है उसके ऊपर। तो पहली एक्सरसाइज लेते हैं फियर ऑफ डेथ।
तो उससे ही हम शुरू करते हैं। ये इनर डिसिप्लिन के अंदर पेज नंबर 138 के ऊपर दी है सब एक्सरसाइज, आठों एक्सरसाइज। तो फियर ऑफ डेथ का जो करेक्टिव है होप है। वी रीड, कोटेशन है, वी रीड देयर इज येट ए वर्ल्ड वेयर सोल्स आर फ्री। तो एक और भी ऐसी दुनिया है कि जहाँ जो हम जीवात्मा है वो सब मुक्त है। एक और दुनिया की, एक एक हमारी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, और एक दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। एक दूसरी दुनिया भी है कि जहाँ सब जीवात्मा है वो मुक्त है। वेयर ट्रायम्फ टेंट नॉट नेचर्स ब्लिस। तो वहाँ जो कोई ट्रायंट है, जो कोई अत्याचारी है, वो जो प्रकृति का जो जो खुशी है, उसको वो कोई नाश नहीं कर सकता, उसको उसके ऊपर दाग नहीं लगा सकता है। ऐसी दुनिया है कि जहाँ कोई अत्याचारी नहीं है, और अत्याचारी है तो भी वो नेचर का जो ब्लिस ब्लिस है उसको वो कुछ नहीं कर सकती। इफ दैट वर्ल्ड्स ब्राइट ओपनिंग बी, ओ हु वुड लिव ए स्लेव इन दिस। तो अगर ऐसी कोई जगह है कि जहाँ एक ब्राइट ओपनिंग है, एक तेजोमय, एक एंट्री है, तेजोमय अंदर जाने का द्वार है, तो ऐसा कोई वर्ल्ड है, तो फिर यहाँ ऐसे ये जो हमारा गुलामी वाला जो ये वर्ल्ड है, जो दुनिया है हमारी जिसमें हम गुलाम की तरह रहते हैं, मानसिक गुलामी। तो मानसिक गुलामी में जो हम जी रहे हैं, इसके हम क्यों पढ़ रहे हैं? इससे तो अच्छा है कि कोई और ऐसा वर्ल्ड है जहाँ सब आत्मा फ्री है, जहाँ एक ब्राइट ओपनिंग है। ऐसी दुनिया में हम क्यों न जाएं? इस तरह का एक उन्होंने कोटेशन दिया है, ये इसको पहले रीड करना है। उसके बाद में आगे कहते हैं, नाउ थिंक अलोंग दिस लाइन, वेयर देर इज लाइफ देर इज होप। जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। एंड वी फाइंड दैट एमिड्स डार्क डेज मैन एक्सपेक्ट्स अ ब्राइटर टुमारो। तो जहाँ निराशा है, अंधकार है, वहाँ भी हम एक ब्राइटर कल, कल जो है हमारा टुमारो है, ब्राइटर टुमारो। तो कल जो है हमारी एक उज्जवल कल हमारी आ सकती है, ऐसा एक हम होप, हम एक ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं। अब ये जो कोटेशन है, दूसरा कोटेशन, वो हमें उसके ऊपर रिपीटेशन करना है। करेक्टिव एक्सरसाइज में करना क्या है एक्चुअली कि अ, जो एक कोटेशन दिया जाता है उसको अलग अलग स्वर के अंदर रिपीट करना होता है। कई बार एकदम धीमे स्वर से बोलना है, उसके बार बार जरा जोर से बोलना है, उससे और जोर से बोलना है, फिर धीमे से बोलना है, फिर धीमे से बोलना है। तो एक वॉइस मॉड्यूलेशन उसके अंदर है। और वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन क्यों है? क्यों एक ही बार नहीं बोलना है, बार बार अलग अलग टोन के अंदर क्यों बोलना है? क्योंकि ये चीज को हमें सबकॉन्शियस तक ले जाना है। अगर आप प्लेन फॉर्म के अंदर बोलते हैं एक ही चीज बार बार, चाहे 50 बार एक ही चीज को रिपीट करोगे, तो कुछ परिणाम परिणाम नहीं आएगा। इसीलिए तो आचार्य जी कहते थे कि ऑटो हिप्नोटिज्म वगैरह कुछ खास काम नहीं करता, क्योंकि वो कॉन्शियस ब्रेन से होता है और कॉन्शियस ब्रेन के ऊपर ही रुक जाता है। हमें जो ले जाना है ये चीजों को सबकॉन्शियस तक ले जाना है। हमें जो फियर है उसके सामने जो होप रखना है, तो कहाँ होप को ले जाना है? इस चीज को हमें सबकॉन्शियस तक ले जाना है। और सबकॉन्शियस तक ले जाने के लिए ये वॉइस मॉड्यूलेशन अलग अलग रूप से, अलग अलग टोन में बोलना बहुत जरूरी है। तो करेक्टिव का मेन थीम है, ये हमेशा ध्यान रखो, करेक्टिव का मेन थीम यही है कि किस तरह वॉइस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक कोटेशंस तो है, एक कोटेशंस को अलग अलग रूप से बोलना होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये करेक्टिव एक्सरसाइज का एक सबसे मेन पार्ट है। तो ये जो आपने अभी देखा है एक कोटेशन, वेयर देर इज अ लाइफ देर इज होप एंड वी फाइंड दैट amidst dark days man expects a brighter tomorrow. Read the quotation mentally at first and then repeat it a little loud and then still more loudly. तो ये 3 बार अलग अलग रूप से बोलना है। पहले मन में तो बोल लेना है इस तरह, फिर थोड़ा वर्बली आवाज थोड़ी निकाल के बोलना है यही चीज को कि वेयर देर इज ए लाइफ देर इज होप एंड वी फाइंड दैट amidst dark days man expects a brighter tomorrow. अब कहते हैं उससे भी जरा लाउड आवाज में जरा और जोर से बोलना है
तो और जोर से इस तरह जरा आवाज को और निकालना है। वेयर देर इज ए लाइफ देर इज होप एंड वी फाइंड दैट एमिस डार्क डेज मैन एक्सपेक्ट्स ए ब्राइटर टुमारो। तो इस तरह अलग अलग रूप से हमें उसको बोलना है। पहले एकदम ये तो बहुत मन के अंदर बोलना है, फिर थोड़ा आवाज निकालना है, और फिर और ऊपर की आवाज निकालना है। This way first arouse the emotional center, then the intellectual center should be brought in। तो ये दो सेंटरों के ऊपर काम करने के लिए, अलग अलग सेंटर तक ये चीज को ले जाने के लिए इस तरह बोलना जरूरी है। और इमोशनल सेंटर का खास करेक्शन करना है, इमोशनल सेंटर को पॉजिटिव बनाना है, इसीलिए इस प्रकार का जो वॉइस मॉड्यूलेशन है इस तरह का बोलना बहुत जरूरी है। ये हर एक्सरसाइज के अंदर आएगा और ये खास ध्यान में रखना है। तो ये जो कोटेशन ऊपर का दिया है वो इस तरह बोलना है। अब आगे कहते हैं टू डू दैट थिंक अलोंग दिस लाइन। अभी उसके ये तो बोल लिया 3 बार, उसके साथ में और कुछ विचारना भी करना है। तो देखो थिंकिंग सेंटर के अंदर एक क्लैरिटी लाने के लिए एक तो बोलने का तो उन्होंने दे दिया, और अभी थिंकिंग सेंटर के अंदर और क्लैरिटी लाने के लिए, समझ लाने के लिए और कुछ वो चीजें भी बताते हैं, और समझ डेवलप करने के लिए अभी कहते हैं देयर इज ए वर्ल्ड यू से वेयर मैन हैज फ्री विल। तो ऐसा वर्ल्ड है कि जहाँ मनुष्य का एक मुक्त संकल्प शक्ति है, ऐसा एक जगत है। मैन कैन नॉट फंक्शन विदाउट फ्री विल। तो मुक्त संकल्प शक्ति नहीं है तो आदमी क्या काम करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। मुक्त संकल्प शक्ति भगवान ने सबको दी हुई है, सब इंसानों को दी है। इसीलिए ये इंसान अपनी मर्जी से जीता है। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी से जीता है और जीना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर एक फ्री विल दी है। हालांकि फ्री विल सही मायने में कितना उपयोग होता है वो एक अलग बात है, पर क्योंकि फ्री विल दी है इसलिए हर व्यक्ति अपने ढंग से जीना चाहता है, अपने ढंग से करना चाहता है कुछ भी। इन दैट वर्ल्ड predestination by a separate authority does not thwart man's action। तो वो जो जगत है उसके अंदर कोई ऐसी कोई सेपरेट अथॉरिटी नहीं है कि जो हमारे जो एक्शन है, आदमी आदमी जो करना चाहता है उसके अंदर विघ्न डाले, उसके अंदर वो उसको रुकावट बने। ऐसी कोई ऐसा कोई ये नहीं है। वो वर्ल्ड के अंदर ऐसी चीज नहीं बनती है, वहां कोई सेपरेट अथॉरिटी नहीं है कि जो आपको रोकेगी। If we die in this world where there is no free will, we will be able to enter that world of free will। तो अगर इस जगत में कि जहाँ फ्री विल नहीं है या हम ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा जगत में जीने से तो अच्छा है कि जहाँ हम फ्री विल का उपयोग करें, ऐसे जगत के अंदर हम क्यों न जिए। Therefore, by all means, would you or anyone else would ever like to be a man, the machine in this। तो ये जगत के अंदर हम मशीन की तरह जीना चाहते हैं कि उस जगत में जाके फ्री बनना चाहते हैं, ये हमें खुद को पसंद करना है। एक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है, ये इसका रिपीट नहीं करना है। देखो क्या रिपीट करना है ये भी आपको एक्सरसाइज में समझना पड़ेगा। किस चीज को आप रिपीट करके लाउडली और स्लोली बोल सकते हैं, तो वो ऊपर बात हो गई। अभी ये जो ये थिंकिंग के लिए है, आपके अंदर एक क्लैरिटी के लिए है, तो एक पैराग्राफ में उसके अंदर दूसरे वर्ल्ड के बारे में उन्होंने बताया। अभी और आगे इसी तरह बताते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन करते कि ये दूसरा वर्ल्ड है क्या। नाउ व्हाट इज दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज दैट वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड वो वर्ल्ड ये बात करते, ये दुनिया दूसरी दुनिया, तो ये क्या कौन सी बात कर रहे हैं, क्या बात है। देर आर नो जियोग्राफिकल टू सच वर्ल्ड। तो ऐसे कोई भौगोलिक दो जगत की बात नहीं है। द फर्स्ट वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ मैन हु हैज नॉट येट रीच दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। तो एक वर्ल्ड के आदमी वो है कि जो लोग अभी तक क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के ऊपर पहुंचे नहीं है। मतलब कि एक निश्चित भूमिका अध्यात्म के अंदर जो जो प्रगति करते हैं, जो स्टेप्स है, उसमें एक अलग एक पर्टिकुलर स्टेप्स है जिसको निश्चित भूमिका कहते हैं। तो अगर उस भूमिका तक कोई नहीं गया है
तो ये वर्ल्ड का आदमी है। एंड द सेकंड वर्ल्ड इज दैट ऑफ ए मैन हु हैज रीच दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। अगर वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच गया, तो वो दूसरी दुनिया। तो जब हम ये सब सोचते हैं तब समझना भी पड़ता है कि ये क्या बात हो रही है उसके अंदर। तो ये कोई बाहर की बात नहीं है, ये दुनिया और दूसरी दुनिया, कोई यहाँ का और कोई स्वर्ग की, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है सब अपने अंदर का ही जो जगत है उसकी बात कर रहे हैं। तो अपने अंदर दो जगत है। एक जगत ये है कि जहाँ हमारी वो अंदर की चीज खुली नहीं है, अंदर का जो एक जो स्थिति बनी नहीं है, ऐसे जगत है। और जो एक जगत ये है कि जो हम वो स्थिति को बना के जी लेंगे, तो वो जगत है जहाँ फ्री विल है। वो स्थिति अगर बन जाती है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज की, तो वहाँ फ्री विल है, फ्री विल से जिएंगे। और वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो हम ये अभी ये स्टेज के अंदर जी रहे हैं, तो ये दुनिया में जी रहे हैं हम। और ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को ही योग के अंदर प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहार का स्टेज है वो ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज का है। जब आप प्रत्याहार पर पहुंचते हैं तो आपके अंदर फ्री विल का किस तरह यूज करना है वो आपके अंदर आ जाता है। आप फ्री विल के साथ फिर जीने लगते हैं। We have been satisfied to note that in all creation God and nature has bestowed free will and man really speaking is free। तो कहते हैं कि हकीकत में तो ये पूरा जो सर्जन है, वो सर्जन के अंदर भगवान ने हर व्यक्ति को एक फ्री विल तो दी ही है और आदमी को फ्री भी बना के रखा है। तो ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है कि ऑलरेडी वो चीज हमारे अंदर पड़ी हुई है। खाली उसका हम जानते नहीं है और उसको किस तरह उपयोग करना वो नहीं जानते। बाकी हम फ्री है और फ्री विल भी दी गई है। तो जब सर्टेन क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर पहुंचते तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो भगवान ने हमें दिया ही है, हम तो इसका उपयोग ही नहीं कर रहा है। तो फिर वहां से हम और अच्छी तरह जीने का हमारी शुरुआत हो जाती है। नाउ हु आर द ट्रायंट दैट टेंट नेचर्स ब्लिस। तो पहले ही कोटेशन में हमने देखा कि वे ट्रायंस टेंट नॉट नेचर्स ब्लिस। तो यहाँ फिर पूछते हैं कि भाई ये ट्रायंट कौन है, ट्रायंट क्या है। तो वो अत्याचारी कौन है यहाँ उसके अंदर, और वो जो नेचर के जो नेचर के जो ब्लिस है उसके ऊपर कौन टेंट करता है, उसके उसके ऊपर कौन दाग लगाता है। तो उसका जवाब देते थे, दिस में बी द इमोशनल एंड सेक्स एंड मूविंग सेंटर ऑपरेसिंग द इंटेलेक्चुअल एंड कीपिंग इट इन बॉन्डेज। फिर से ये अंदर की बात आ गई। यहाँ कोई बाहर का कोई अत्याचारी नहीं है, बाहर का कोई जुल्मी नहीं है, बाहर की कोई बात ही नहीं है। तो हमारे अंदर जो इमोशनल और सेक्स सेंटर, हमने पहले ही देखा अभी कि इमोशनल और सेक्स सेंटर हमारे अंदर प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि उसका जो रेशियो है ज्यादा है, 4 और 8 का है। और वो जो है इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है उसको दबाता रहता है हमेशा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये जो ट्रायंथ है वो जो जुल्म करने वाला है, ये तो ये दोनों ही है, इमोशनल और सेक्स सेंटर ही है, जिसको हमें बैलेंस में लाना है। द ग्रेटेस्ट ऑफ सच ट्रायंथ इज अवर परवर्टेड फ्री विल। तो अगर फ्री विल आपकी परवर्टेड हो जाती है, विकृत हो जाती है, तो वही एक सबसे बड़ा अत्याचारी बन जाता है। That has already established so firmly so as to do the very thing we would not like to do and forcing us not to do things that we want to do। तो ये होता है हमें कि हमें कुछ करना है वो नहीं कर सकते, और जो नहीं करना है वो कर हमसे हो जाता है। कई लोग संकल्प करते हैं कि भाई मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, 3 स्टेप बढ़ाना है, शाम को खाना छोड़ देना है, पर होता नहीं है। तो जो जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है, और जो शाम को नहीं खाना है तो खाना खाने का शुरू हो जाता है। तो यही चीज 2-3 हजार वर्ष पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को पूछा था कि भाई व्यक्ति के अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो उसकी उसको विवश बना देती है, उसको खींच के ले जाती है, कि वो जो नहीं करना चाहता है वो उससे हो जाता है। और बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं, वो लोगों से भी ऐसी गलती हो जाती है कि वो जो
नहीं करना चाहिए ऐसी चीज कर बैठते हैं। और हम समाज में भी देखते हैं कई लोग, कई बार कई महात्मा लोग, बड़े लोग होते हैं, वो भी कि इस तरह की कुछ गलती कर बैठते हैं। तो वो तो 2500 साल पहले ही अर्जुन ने भगवान को पूछ लिया था कि ऐसी कौन सी चीज है। तो वहाँ भगवान बताते, वही यहाँ बात है कि भाई वहां भी कहते थे कि भाई ये इंद्रियों और मन का जोर इतना है कि आदमी को विवश परवश बना लेता है। तो यहाँ भी यही बात की है कि हमारी परवर्टेड फ्री विल है, वो एक इस तरह हमें मजबूर कर देती है। जो हमें नहीं करना है वो हम मजबूरन करने लगते हैं, और जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते। वी कैन बी फ्री, वी हैव द सिंपल रूल्स ऑफ लाइफ टू फॉलो। तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं अगर हम जीवन के कुछ सिंपल जो रूल्स है, नियम है, उसको फॉलो करते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। Now read the quotations again mentally, then a little aloud, and then yet more aloud, and finally softly, and then very softly. अब ये जो हमने ये जो देखे हैं कोटेशंस, उसको हमें पढ़ना है। इसके अंदर ये जो दो कोटेशंस हमने दिए हैं, ये लास्ट वाला नहीं, पर ये जो पहले जो दिए थे, देर इज ए वर्ल्ड यू से वेयर मैन हैज फ्री विल, ये, और दूसरा जो है नाउ व्हाट इज दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज दैट वर्ल्ड। इसको दोनों को हमें पहले मेंटली पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा आवाज को लाउड करना है, उसके बाद और थोड़ा आवाज लाउड करना है, फाइनली थोड़ा सॉफ्ट आवाज करना है, और बाद में एकदम सॉफ्ट आवाज करना है, मृदु आवाज। तो हम जैसे कि हमारा 3 स्टेप में भी क्या है, 1 2 3 5 6, तो इस तरह का हमारा जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो भी नीचे है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। तो जैसे 3 स्टेप का कैसा एक हमारा पैटर्न है, इस तरह हम ये वॉइस को भी हम इस तरह कर सकते हैं। आस्क योर सेल्फ इन विच वर्ल्ड वुड यू लाइक टू लिव। अब हमें ही पूछना है कि भाई वो दो जो चीज है, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के अंदर या उसके ऊपर, कौन सी जगह पर हमें कौन से वर्ल्ड में हमें रहना है। When you have done this, close your eyes and relax for 2 minutes without doing or thinking anything, but continue the 3 step rhythmic breathing. You will open your eyes and see a better person. Repeat daily. ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पहली एक्सरसाइज किस तरह करनी है ये आपकी समझ में आ गई होगी, और इस तरह कुछ कोटेशन है उसको बोलना है। पहले उन्होंने एक छोटा कोटेशन 2 लाइन का दिया था, वेयर देर इज लाइफ देर इज होप, उसको हम खाली 2 बार बोले थे, एक तो मेंटली बोले थे, फिर थोड़े ऊपर और थोड़े ऊपर, और बाद में ये जो दूसरे जो 2 कोटेशन उन्होंने दिए थे उसको हमने फिर 5 बार बोलना है, नीचे ऊपर मेंटली, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। तो इस तरह ये हमें एक्सरसाइज करनी है। ये फियर ऑफ डेथ का एक एग्जाम्पल आपको दिया है। अभी 2-4 मिनट के अंदर शायद एक ब्रेक आ सकता है, कट हो जाएगा तो फिर से हम जुड़ पाएंगे, फिर दूसरी और एक ये लेंगे। और अभी जो मैंने पहले आगे बताया था कि तावरिया जी ने 27 प्रकार की वीकनेसेस बताई है, तो मैं वो जरा पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद में हम और एक एक्सरसाइज का डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, फिर करेक्टिव मेथड क्या है वो भी देख लेंगे आज। तो ये जो 27 प्रकार की कौन सी वीकनेसेस है, तो पहली है, डू यू सफर फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड फियर। तो अनएक्सप्लेन जो फियर होता है, कोई जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा कोई फियर है। ये 27 में से कौन सी हमें लागू होती है वो हमें खास तो ढूंढना है। दूसरा है, और द शेडो ऑफ एप्रिसिएशन एप्रीहेंशन। तो दूसरा जो है, एक डर अंदर है, शंका है, ऐसा कोई कुछ पड़ा है, या फिर और हेट्रेड, घृणा है, और रिवेंज या कुछ बदला लेने की भावना है, और रिसेंटमेंट, तो एक चीड़ जैसा है कुछ अंदर, और इस ट्रेचरी यू फाइंड और वॉज बिफोर, तो अंदर कुछ
बेईमानी या कपट करने का कोई भाव है, या फिर इज इट क्राफ्टीनेस? तो एक धूर्तता होती है अंदर, क्राफ्टीनेस होती है, ऐसा कोई अब हमारे अंदर कुछ पड़ा है, या फिर सेल्फिशनेस है, या फॉल्सहुड टेम्प्ट यू? डज फॉल्सहुड टेम्प्ट यू? तो हमारे अंदर जो जो गलत जो ये है उसको वो हमें ये करता है, असत्य जो है वो हमें खींचता है, टेम्पटेशन उसका होता है हमारे अंदर, या फिर डिसीट ड्रैग यू, फिर कोई धोखा दे जाएगा, ऐसा में कुछ होता है, या फ्लैटरी सजेस्ट यू, या फ्लैटरी बड़प्पन, बड़ी बड़ी बातें करना, तो ऐसा कुछ है हमारे अंदर। लेजीनेस ओवर पावर यू, या फिर आलस है हमारे अंदर, और सुपरस्टिशियन वेज हेवी ऑन योर माइंड, या फिर अंधश्रद्धा वहम वगैरह हमारे अंदर है, या एनवी बिकम यू, या फिर हमारे अंदर कोई जेलसी है या ईर्ष्या भाव है, और डेस्पेयर कन्फ्रंट यू, निराशा का भाव है, इज मेलनकोली योर बैड कंपेनियन, तो उदासी का भाव है आपका, आपके साथ में, और रिग्रेट योर इलीगल चाइल्ड, तो आपका कोई रिग्रेट पछतावा, कोई जैसे नाजायज बच्चा होता है इस तरह पछतावा आपके साथ में है, या सैडनेस दुख आपके साथ में है, या डिसअपॉइंटमेंट निराशा आपके साथ है, या ग्रीफ ओवरवेलम यू, तो ग्रीफ शौक है आपके साथ में, या फिर इज डिफियंस क्लाउडिंग योर माइंड, मतलब अवहेलना, आपका कोई आपकी अवहेलना करता है ऐसा आपको कोई लगता है, इज डाउट फीलिंग योर हार्ट, तो शंका आपके अंदर कुछ उत्पन्न होती रहती है, और एम्बेरसमेंट ईटिंग यू, तो जो एम्बेरसमेंट होती है, तो हम 27 प्रकार की वीकनेसेस देख रहे थे, उसमें एक एम्बेरसमेंट हमने देखा, कुछ उलझन है, या फिर इमोडरेशन है, असंयम हमारे अंदर है, या इनडिफरेंस है, उपेक्षा का भाव है, या डज इट इंट्रोड्यूस यू टू हर फ्रेंड वेक्सेशन, तो एक संताप आपके साथ में, इंडिफरेंस और संताप आपका फ्रेंड है, और आपका वरी आपके अंदर है, वरी की कंपनी, वेलकम द कंपनी ऑफ वरी, तो चिंता का भाव आपके अंदर पड़ा है। What dear reader you feel is the most harassing और हार्मिंग वीकनेस इन यू, तो आपके अंदर कौन सी वीकनेस इनमें से है कि जो आपको परेशान करती है या नुकसान करती है, इस 27 में से कौन सी है, वो आपको नोट कर लेनी है। ये लिस्ट इनर डिसिप्लिन के अंदर दिया हुआ है, तो अभी आपको अगर आपके ध्यान में नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से फिर ये सब देख लेना कौन सी 27 वीकनेसेस उन्होंने बताई है, और इसमें से कौन सी वीकनेसेस हमें लागू होती है, और फिर उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब जो एक तीसरी वीकनेस है वो हम लेंगे, क्योंकि इसके अंदर किस तरह वो बोलना है, मतलब नीचे से ऊपर बोलना है या ऊपर से नीचे बोलना है, वो किस तरह बोलना है, वो एक तीसरी एक्सरसाइज में जरा अलग रूप से बताते हैं, इसलिए मैंने ये तीसरी एक्सरसाइज पसंद की है। डू यू सफर फ्रॉम एनवी और जेलसी, तो अगर आपके अंदर ईर्ष्या का भाव है, आपको दूसरों को देख के कुछ ईर्ष्या होती है, किसी का ज्ञान देख के ईर्ष्या होती है, किसी का पैसा देख के ईर्ष्या होती है, किसी का रूप देख के ईर्ष्या होती है, तो कोई भी चीज की अगर ईर्ष्या है तो इसके लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। Does such a thought, if not to the same intensity but to a lesser intensity, cross your mind, तो कहते हैं कि अगर कम इंटेंसिटी में भी आपके अंदर इस प्रकार के विचार कभी आते हैं
तो दो प्रकार के इंटेंसिटी वाले विचार हमेशा हमारे अंदर आते हैं। जब हम के अंदर हमारे अंदर जैसे कि गुस्सा है या कोई फोर्सफुल चीज है, तो हमारे अंदर इंटेंसिटी एकदम ऊपर की होती है। या फिर या जेलसी वगैरह जैसी चीज होती है अंदर, तो उसमें हमारे अंदर अ, कम इंटेंसिटी के अंदर ये चीज होती है। तो कम इंटेंसिटी के अंदर हमारे अंदर ये घबराहट रहता है। तो हम कभी कभी क्या बोलते हैं अंदर, वाई शुड ही हैव पावर एंड वेल्थ एंड आई बी लेफ्ट टू प्लॉड अलोंग विद द मैन इन द स्ट्रीट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक आदमी है जिसके पास इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको बेचारे को ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी देखो उसके पास कितने पैसे हैं, उसको कोई जरूरत नहीं फिर भी इसके पास इतने पैसे हैं, और मैं ये गली के अंदर का जो कोई आदमी है इस तरह मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं परिश्रम कर रहा हूँ हम ये गली के एक आदमी की तरह। वाई मस्ट आई एक्सेप्ट दिस मीनिंगलेस लिविंग। तो मैं ये इस प्रकार का जीवन को क्यों स्वीकार करूं जिसमें कुछ नहीं है, गरीबी के साथ मुझे जीना है। दूसरे लोग मौज मजाक करते हैं, गलत चीजों में पैसे उड़ाते हैं, और मुझे तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, सही चीजों में पैसा उपयोग करने के लिए भी मेरे पास नहीं है। तो वाई मस्ट आई एक्सेप्ट दिस मीनिंगलेस लिविंग। मैं क्यों इसका स्वीकार करूं। आई विल स्टील और डू वर्स, और आई मस्ट गेट फॉर मी फॉर्च्यून। तो मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, मेरा भाग्य को बदलने के लिए और भाग्य में जो पड़ा है उसको लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चोरी करूंगा, ये करूंगा, उससे भी बुरी चीज करूंगा, कुछ भी करूंगा, पर मुझे ये जो मेरा अभी का जीवन है वो स्वीकृत नहीं है। क्या वो पूछते कि क्या कभी ऐसा इस प्रकार के विचार आपके अंदर आए हैं लेस इंटेंसिटी के साथ। When reading a quotation or create a suitable one yourself to suit yourself, please remember the quotation could be of two types: displaying noble thoughts, second, displaying mean thoughts, as in the previous case or as in the case respectively। तो दोनों प्रकार के जो थॉट्स है हमारे अंदर आते हैं, नोबल टाइप के भी थॉट्स आते हैं और ये मीन टाइप के। तो यहाँ जो तीसरी एक्सरसाइज ये जो जेलसी की है उसमें मीन टाइप के नीच नीच प्रकार के निम्न प्रकार के विचार हमारे अंदर आते हैं। और दूसरी जो एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज दी है उसके अंदर हमने होपफुली मतलब कि होप के बारे में हमने विचार किए थे, मतलब वो पॉजिटिव थॉट थे, नोबल थॉट थे। और इसके अंदर हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो मीन टाइप के विचार है। तो इस तरह दो प्रकार के विचार होते हैं हमारे अंदर। और जब आप उसका कोटेशन बोलते हैं, पढ़ते हैं या फिर खुद भी बनाते हैं, तो इस तरह के दो प्रकार के कोटेशंस में से कोई ना कोई एक प्रकार का होगा। देयर आर देयरफॉर टू वेज ऑफ हैंडलिंग द इमोशनल सेंटर। तो इस तरह हमें अगर इमोशनल सेंटर को, अगर इमोशनल सेंटर बहुत जाग गया है, जैसे मैंने पहले बताया कि एकदम गुस्से आ गया और गुस्सा के अंदर इमोशनल सेंटर एकदम जैसे आग बबूला हो जाता है, एकदम फोर्स में आ गया है, तो अलग प्रकार के आपको उसको उसको हैंडलिंग करना पड़ेगा। और एकदम नीचे लो लेवल के ऊपर है तो उसको अलग रूप से आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो पहला प्रकार है व्हेन द इमोशनल सेंटर इज डिप्रेस्ड एज इन द प्रीवियस टू केसेस। तो पहले दो जो थे, जो एक्सरसाइज हमने देखी आगे की, जो फियर डेथ की थी, और दूसरी तो हमने पढ़ी नहीं है, वो अनहैप्पीनेस की है। तो दोनों के अंदर हमारे अंदर लो टाइप के डिप्रेस विचार हमारे अंदर थे। और दूसरा व्हेन द इमोशनल सेंटर इज ऑलरेडी हाई माइनस मीन्स के अराउज इन दिस केस। तो ये जो तीसरी है इसके अंदर इमोशनल सेंटर है वो हाई माइनस के अंदर है, माइनस इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक कोल्ड टाइप का एक ये सेंटेंस है। जैसे कि एक ठंडे कलेजे से कोई विचार करता है ना, कई लोग ठंडे कलेजे से एक प्लान बनाते हैं किसी का किस तरह कुछ गलत करना है, मर्डर करना है, तो एक ठंडे कलेजे से प्लानिंग करते हैं। इस तरह का है ये जो है ये दूसरा केस है, इसमें इमोशनल सेंटर
हाई माइनस इंटेंसिटी में, पर वो एक ठंडक से सब काम करता है। The emotional center is to be taken by the hand into different direction into different manner। तो इसीलिए दो प्रकार के इसको हैंडल करने के डायरेक्शन है और दो प्रकार की पद्धतियां भी हैं। दैट इज टुवर्ड्स हाई प्लस। तो उसको हाई प्लस इंटेंसिटी के अंदर हमें उसको ले जाना है। अगर हाई माइनस है तो उसको कन्वर्ट करके हाई प्लस में ले जाना है। वी हैव टू रीड लाउडली एंड मोर लाउडली एज इन द प्रीवियस टू केसेस। तो पहली दो एक्सरसाइजेस है हमने देखी पहली में तो कि कुछ कोटेशन है उसको लाउडली और ज्यादा लाउडली बोलना है। एंड इन दिस केस विदाउट इमोशन, कोल्डली एंड हार्डली ऑडिबल। तो अभी ये जो तीसरे में अभी हम जो कोटेशन जो है वो ऊपर जो दिया है, व्हाई शुड आई व्हाई शुड ही हैव पावर एंड वेल्थ एंड आई बी लेफ्ट टू प्लॉग अलोंग विद द मैन इन द स्ट्रीट। तो ये जो ऊपर कोटेशन दिया है वो हमें यहाँ एकदम ठंडे कलेजे से बोलना है और हार्डली सुनाई जा सके इस तरह बोलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह बोलना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। अगर आप डिप्रेस है तो जरा जोर से बोलना पड़ेगा। अगर आप के अंदर हाई माइनस है तो आपको ठंडक से बोलना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी होप वी आर क्लियर। When we say loudly and yet more loudly and then softly and very softly as in the first two cases, and in the present case seriously and coldly and hardly audibly, तो दोनों केसेस के अंदर अलग अलग। इसीलिए ये करेक्टिव एक्सरसाइज में समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज में किस तरह बोलना है। सब में एक तरीका नहीं है। ये जैसे कि हम रिफाइनिंग करते हैं कि जिसमें ये यही रिदम का उपयोग कर लिया, इसमें ऐसा नहीं है। ये हर एक एक्सरसाइज के अंदर एक पिक्युलरिटी होती है और इस तरह ही आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। This arising a low minus or lowering of high minus technique is to be properly understood and followed। तो उसके अंदर लो माइनस है और लोअरिंग ऑफ हाई माइनस टेक्निक इसके अंदर है, क्योंकि ये कोल्ड रीड से ये होती है। इन दिस प्रेजेंट केस रीड एज यू वुड अ टेक्स्ट बुक। तो आपको जो ऊपर कोटेशन दिया है उसको किस तरह पढ़ना है, जैसे आप नॉर्मली कैसे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं इस तरह पढ़ना है। रीड एज यू वुड टेक्स्ट बुक सीरियसली एंड कोल्डली। तो जिस तरह ठंडक से गंभीरता से एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं इस तरह आपको इसमें पढ़ना है। लुक इनटू द मिरर एंड रीड अगेन। अब ये एक नई चीज उन्होंने यहाँ ऐड की है ये एक्सरसाइज के अंदर। अब आपको मिरर के अंदर भी देखना है। तो जब आप पढ़ते हैं उस पहले मिरर के अंदर देखो और फिर पढ़ना चालू करो। विजुअलाइज ए पर्सन यू रिस्पेक्ट एंड his visualized presence, read again plainly and clearly। अब जिसके प्रति आपको एक रिस्पेक्ट है, आदर भाव है, ऐसे व्यक्ति को उसका चित्र दिमाग के अंदर लाओ, उसको याद करो और इसको याद करते करते जो ऊपर का जो सेंटेंस है उसको आप पढ़ो। देन आस्क मेंटली इज देयर समथिंग फॉर नथिंग। फिर मन के अंदर ही पूछो कि क्या कुछ किए बिना कुछ प्राप्त होता है। इज देयर समथिंग फॉर नथिंग, मतलब कुछ भी किए बिना कुछ हमें कुछ मिल जाएगा, तो ये तो संभव है नहीं कि कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ मिल जाए, ये तो संभव है नहीं। पर ये प्रश्न हमारे अंदर मेंटली पूछना है। आज अगेन ए लिटल लाउडर। अभी वही प्रश्न को थोड़े जरा आवाज और निकाल के पढ़ना है। एंड देन वेरी सॉफ्टली। तो पहले इसको हमें मन के अंदर पूछना है यही सवाल को कि इज देयर समथिंग फॉर नथिंग। उसके बाद में थोड़ा लाउड करना है और उसके बाद में सॉफ्ट कर देना है। देखो इसमें और ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसकी पैटर्न अलग है, हर एक की पैटर्न अलग अलग होगी। क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स फॉर 2 minutes। Do nothing and think nothing else. Only continue 3-step rhythmic breathing
when you open your eyes you will see a better person, repeat daily। तो जो ये है, आप इसमें से कोई भी पसंद करके आप कर सकते हैं। पर 2 या 3 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा पसंद कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि रोजाना हाथों हाथ, भाई कुछ मुझे पता नहीं चलता है तो हाथों हाथ को बोल लो, हाथों हाथ का जो अपने पास तो टाइम है तो हाथों हाथ प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मत करना। तो आप पहले जरा सिलेक्ट करो कौन सी चीज आपको ज्यादा ये परेशान करती है। तो ऐसी 1 या 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 एक्सरसाइज ऐसी ढूंढो और उसका आप रोज डेली इसका अभ्यास कर सकते हैं। और 2-3 महीने तक इसका अभ्यास कंटिन्यू चालू रखो, और वो भी 7-1 के हिसाब से। ऐसा नहीं आज किया अभी कल तो जरा बिजी है तो आज नहीं हो पाया, इसको एकदम रिलीजियसली करो डेली। तो आप आपके अंदर इमोशंस के अंदर आप एक चेंज पाओगे, क्योंकि मैंने बताया कि इस तरह ये जब चीजें हमारे अंदर सबकॉन्शियस के अंदर जाती है तो वो अपने आप में काम करने लगती है। तो जो चीज है उसका अपोजिट हमने यहाँ पसंद किया है और इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इस प्रकार की 8 यहाँ वीकनेसेस बताई है, आप उसमें से पसंद कर लेना कि कौन सी ये आपको सूट करती है। अब यही किताब के अंदर तावरिया जी ने एक करेक्टिव मेथड भी दी है। तो करेक्टिव एक्सरसाइजेज अलग है, इसका फॉर्म तो हमने देखा अभी कि उसमें कुछ कोटेशंस अलग अलग रूप से बोलना होता है वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ। पर करेक्टिव मेथड जो है वो भी उन्होंने दी है पेज नंबर 70 के ऊपर, 69-70 के ऊपर। पर उसके अंदर ये वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है। अरे इसको एक पर्टिकुलर टाइम में खास कर सकते हैं, और वो है खाते समय, मतलब हम भोजन करते हैं उस समय आपकी जो कोई वीकनेस है उसका कोई कोटेशन आप बना लो, खुद भी बना सकते हो, या अगर आपको कोई शास्त्र का कोटेशन और या कोई किसी का कोटेशन पसंद है तो ऐसा कोई कोटेशन आप पसंद कर लो। और जब आप भोजन करते हो उस समय आपको खास ये कोटेशन मन के अंदर बार बार रिपीट करते रहना है, उसके ऊपर चिंतन करना है। जैसे हमने देखा कि भाई एक फियर ऑफ डेथ, अगर किसी के अंदर फियर ऑफ डेथ है तो उसका कोई सेंटेंस एक बना लो, या इसके अंदर किताब के अंदर दिया है वो ले लो, और वही सेंटेंस खाते समय मन के अंदर उसके ऊपर चिंतन करो, उसको बार बार रिपीट करो। और उस दौरान मौन रहना है और शांति से भोजन करते करते ये चीज करना है। अब क्यों ये भोजन करते समय ये करेक्टिव मेथड करना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति के अंदर कुछ ऐसा है कि जो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर जो वॉइसेस पड़े हैं वो 1-2 टाइम ऐसे होते हैं कि एक वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो एकदम बाहर आ जाते हैं। और हमारे अंदर नहीं, पशुओं के अंदर भी। तो आपने देखा होगा पशुओं के अंदर भी कोई लायन टाइगर वो खाते हैं, और कोई प्राणी उधर आ जाता है तो वो एकदम हिंसक हो जाते हैं। तो आदमी जब खाता है हम भी देखते हैं कि हम अगर खाना खा रहे हैं और अगर कोई किसी ने हमें थोड़ा सा भी कुछ परेशान करने का प्रयत्न किया तो एकदम हमारा टेम्परामेंट चला जाता है। तो इस तरह ये एक पर्टिकुलर टाइम है कि हमारे अंदर का जो सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ था है वीकनेसेस, वो ऊपर आती है। तो उस समय अगर हम ये जो कोटेशन रिपीट करते हैं उस पर्टिकुलर चीज का, तो वो जो ऊपर आती है वो चीज पकड़ लेती है और उसका करेक्शन वहां बहुत जल्दी हो जाता है। तो करेक्टिव एक्सरसाइज से भी फास्ट जो चीज है वो करेक्टिव मेथड है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हम नेचर का सपोर्ट ले रहे हैं। नेचर का ये रूल है कि जब खाना खाते हैं या आदमी सेक्स के अंदर होता है तो उसके अंदर का जो जो कोई चीज अंदर पड़ी है सबकॉन्शियस के अंदर वो हमेशा ऊपर आ जाती है। तो उस दौरान अगर हम कुछ करेक्शन कर लेते हैं ऐसे कोटेशन के साथ तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो पेज नंबर 69 के ऊपर वो कहते हैं वाइल्स कैरिंग ऑन with three-step rhythmic breathing as explained, corrective methods are to be introduced alongside. That is, whilst we are introducing the impulses within the body, whilst eating and whilst breathing. तो जब हमारे अंदर इम्पल्स हम जब ईटिंग करते हैं तो एक इम्पल्स जाता है, तो उसके साथ हम कुछ करेक्टिव मेथड का कुछ इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं। और दूसरा वाइल्स ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग का तो हमारे साथ ही हमेशा ब्रीदिंग हम तो रिदमिक करते हैं,
पर ये पर्टिकुलर टाइप के अंदर खाने के अंदर एक ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि वहाँ सबकॉन्शियस थोड़ा जागृत होता है, तो हम वहाँ करेक्शन कर सकते हैं। We cannot practice this the whole day as eating or taking food. तो हम 24 घंटा हम खाना खाने का तो एक पर्टिकुलर टाइम है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में हमारा खाना हो जाता है, तो उस समय तो हम कर लेते हैं, पर फिर कहते हैं कि we do for a short time at certain hours only, whilst breathing we carry on the whole day. तो अभी वो ब्रीदिंग के साथ भी किस तरह करना है ये भी यहाँ बताते हैं। सो सिलेक्ट एनी क्वाइट हाफ एन आवर एट होम और इन द बस और ट्रेन और इन ऑफिस in the break hours, whatever is convenient, and repeat mentally one of the following thoughts depending on your outstanding weakness. फिर उन्होंने ये कुछ उन्होंने अपने ढंग से 11 टाइप के कोटेशंस दिए हैं उसके अंदर से, और कहते हैं कि अगर ये 11 में से कोई आपको सूट करता हो तो आप उसको आप ले सकते हैं, बोल सकते हैं, या इसके अलावा भी आपको कोई और पर्टिकुलर कोई कोटेशंस की जरूरत है या पर्टिकुलर वीकनेस की ऊपर काम करने की जरूरत है तो आप और भी कोटेशन बना सकते हैं। तो उसमें से हम दो चार देख लेते हैं। जैसे कि पहला है कि one so freed from bondage of senses transcendence all material relations। तो इंद्रिय जन्य जो हमारे बंध है, जो बंधन है, उससे वो मुक्त व्यक्ति जो है वो इंद्रिय जन्य बंधन से वो भौतिक संबंध से भी ऊपर होते हैं। वन सो फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ सेंसेस, तो जो सेंसेस के बॉन्डेज है, बंधन है, उससे व्यक्ति जो है वो फ्री होता है। ट्रांसेंडेंस ऑल मटेरियल रिलेशन, और मटेरियल रिलेशन है उससे भी परे वो हो जाता है। इफ thou objects how should I grasp this, pray do not grasp it। तो यहाँ भगवान को जैसे प्रार्थना करते बोलते इस तरह कहता है कि अगर तू अगर तेरी मर्जी नहीं है, अगर तुझे किसी चीज का एक ऑब्जेक्शन है, तो वो किस तरह इसको मैं समझ ग्रास्प कर सकूंगा, उसको किस तरह मैं समझ सकूंगा, क्योंकि मेरी जो प्रेयर है वो भी वो ग्रास्प नहीं हो सकेगी। इस तरह अलग अलग कोटेशंस है। Trees continue to vegetate, so do live most men। तो बहुत प्रकार के लोग जो है वो जिस तरह एक पेड़ है वो किस तरह निष्क्रिय जीवन जीता है, इस तरह जीवन में बहुत प्रकार के लोग जो है वो निष्क्रिय जीवन जीते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके जीवन में निष्क्रियता ज्यादा है, तो ये कोटेशन ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह के कोई भी कोटेशन को पसंद करके खाते समय आप शांति से बोल सकते हैं, या फिर उन्होंने बताया इस तरह आधा घंटा निकाल के शांति से कहीं बैठ के ऑफिस में या बस में, ट्रेन में, कहाँ भी जो समय मिले तो थोड़ा रिदमिक ब्रीदिंग चालू है और उसके साथ साथ में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ करेक्टिव एक्सरसाइज और करेक्टिव मेथड को मैंने समझने का प्रयत्न किया है। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट बाकी है, तो कोई प्रश्न सर है तो मेरा पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। बोलो। सर ये करेक्टिव मेथड्स मैं आउटस्टैंडिंग वीकनेस के हिसाब से वो बता नहीं पा रहा हूँ कि वो जो 11 कोटेशन दिए हैं वो किससे रिलेटेड है। तो मुझे पता नहीं वो किससे रिलेटेड है, वो कोटेशन जो है। तो आप उसको बता सकते हैं क्या कि वो 11 किससे रिलेटेड है? नहीं नहीं, वो अलग अलग चीज से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बोला ना, अभी ये चौथा मैंने पढ़ा, तो जो निष्क्रिय आदमी है उसके लिए उसको इससे रिलेटेड है। जो पहले व्यक्ति है वो जो व्यक्ति को जो भौतिक बंधनों में बहुत जीती है उसके लिए है। इस तरह उसको हम समझ सकते हैं कि, पर इम्पोर्टेंट ये है कि
हमें कौन सी, पहले तो हमारे अंदर हमारी वीकनेस क्या है वो हमें पता चलनी चाहिए, और वीकनेस रिलेटेड इसमें से जो कोई सूट होता है कि नहीं, अगर हम समझ सकते हैं कि नहीं कि इसमें से कोई 11 में से एक दो मुझे मेरी वीकनेस के हिसाब से मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि यही कोटेशन लेना ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। हम कोई भी कोटेशन ले सकते हैं, खाली एक टाइमिंग और जो टेक्निक है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया इस तरह खाना खाने समय आप कोई भी कोटेशन अपना बना लो, छोटा सा बनाओ, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और उसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं आने चाहिए, मुझे ये नहीं करूंगा मैं उसे, तो नेगेटिव टाइप का नेगेशन उसमें नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव टाइप का आप कोटेशन खुद भी बना सकते हो। फिर ये जो एफर्मेशंस होते हैं उसी टाइप का है? हाँ, ऑलमोस्ट एफर्मेशन टाइप के होते हैं। सर एक सवाल और है कि जैसे मैं मिरर एक्सरसाइज में एक वीकनेस टारगेट कर रहा हूँ, तो खाना खाते हम्म। वक्त भी उसी को बेटर टारगेट करूँ, बेहतर बेहतर यही है क्या? हाँ हाँ, अगर वो आपके ध्यान में कोई पर्टिकुलर वीकनेस आ गई है, और उसको दोनों रूप से आप कर सकते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज के रूप में, अगर वो करेक्टिव एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज में से एक है तो करेक्टिव एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, और खाना तो रोज खाना ही है, तो खाना खाने समय भी आप उसका राइट यूज करके उस समय भी उसको आप दोहरा सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं। तो करेक्टिव मेथड और करेक्टिव एक्सरसाइज पैरेलल भी आप कर सकते हैं। और किसी को બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન? तो अपना घड़ियाल में 6 वागवा आया है, 6 बज रहे हैं, तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। वर्चुअल रूम रुपेश भाई अभी बंद कर देंगे, तो फिर अगले हफ्ते रविवार को फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।